मैं कहती हूँ महिलाओं को सशक्त बनाओ, महिलाओं को खड़ा करो। नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। आपकी सेवा करने में हम पिछले 5 साल से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। और अब इस वक्त जिस तरीके से मतगणना के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाते हुए दिख रही है, प्रचंड जीत है बीजेपी की, और एक बार फिर से 37 सालों बाद इतिहास रचेगी बीजेपी। ऐसा कोई दल नहीं था 1985 के बाद जिसने सरकार रिपीट की हो, और ऐसे में 2017 के बाद 2022 में भी बीजेपी सरकार बनाते हुए नजर आ रही। 273 सीटें बीजेपी प्लस को, 125 सीटें समाजवादी पार्टी प्लस को, और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कांग्रेस को 2, अन्य को 2 और 1 सीट केवल बसपा को। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कमाल दिखाया है 7 चरणों में, जिस तरीके से वोटिंग हुई थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहले और दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो वहां पर भी बीजेपी ने अपना दबदबा कायम रखा है। और ऐसे में देखा यह जा रहा था, माना यह जा रहा था कि अब जिस तरीके से आरएलडी और समाजवादी पार्टी एक है, तो ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी से आगे बढ़त बनाती हुई नजर आएगी। लेकिन 32% वोट तो मिलता है समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में, लेकिन उनकी जीत नहीं होती। 125 सीटें समाजवादी पार्टी प्लस को, वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो 41% वोट मिला है। और ऐसे में बीजेपी ने प्लस ने 273 सीटें पाई हैं। जो बसपा है उसको सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा है। कांग्रेस की स्थिति भी खराब, सिर्फ 2 सीट, अन्य के खाते में 2 सीटें गई हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार जो विपक्ष है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे, अहमदाबाद पहुंचे, एयरपोर्ट से लेकर के जो बीजेपी का मुख्यालय है वहां तक लंबा रोड शो किया 8 से 9 किलोमीटर का, जिसमें 4 लाख लोग थे, ऐसा बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। तो फिर से एक बार जो इलेक्शन मोड है उसमें बीजेपी नजर आ रही है। जो समाजवादी पार्टी है वो कह रही है अब और मेहनत करेंगे, हम उम्मीदें हैं आगे निकल करके आएंगे, 2024 में देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल बहुत उठ रहे हैं, इसीलिए सीधा सवाल पर मेरे साथ एक गेस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, धर्मेंद्र वाजपेयी जी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। सबसे पहले धर्मेंद्र वाजपेयी जी आपका स्वागत है। साथ ही साथ लखनऊ से हमारे साथ राशिद आरिफ जोड़ेंगे, उनका भी रुख करूंगा। सबसे पहले धर्मेंद्र वाजपेयी का रुख करना चाहूंगा। धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी भीड़ तो बहुत दिखा रही थी, रैलियों में जन समर्थन मिल रहा था, कहीं ना कहीं रोड शो किए जा रहे थे, और ऐसे में यह लग रहा था कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की लहर है। लेकिन जब नतीजे आए तो उसके उलट, बिल्कुल एग्जिट पोल ने जैसा दावा किया था बिल्कुल वैसे ही नतीजे आए। क्या आप समाजवादी पार्टी और अन्य दलों को अब अंदर खाने मंथन करने की जरूरत है? सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, अन्य राजनीतिक दल सभी को इन सब चीजों पे मनन करने की जरूरत है। बीजेपी ने जो करिश्मा दिखाया है, 35 सालों का मिथक तोड़ा है, हाँ। तो एक दिन का काम नहीं है। इसके पीछे पूरे 5 सालों में, अगर पिछले 1 साल की हम बात करें, कोरोना काल के बाद से पूरे साल भर पार्टी इलेक्शन मोड में रही है। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पब्लिक से सीधा संवाद किया है, और इसके पीछे इनके सालों की अथक मेहनत रही है। पन्ना प्रमुख हर गली में अपनी पहचान बनाई है और जमीनी स्तर पर संगठन किया है। इसके पीछे बड़ा मास मैनेजमेंट, प्लानिंग, आईटी और तमाम चीजें रही हैं। बड़ा होमवर्क रहा है, सभी चीजों पर बारीकी से काम हुआ है। वहीं अन्य राजनीतिक दलों में अगर देखा जाए तो चुनाव से कुछ समय पूर्व, मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ, पूरे साल भर जब विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी, तमाम मुद्दे थे, जब सत्ताधारी दल को घेरना चाहिए था, तो उस समय विपक्ष उस तरह से भूमिका नहीं निभा रहा था जिस तरह से विपक्ष को भूमिका
होकर के जमीनी स्तर पे निभानी चाहिए थी। तो ऐसे में बड़ी मेहनत की जरूरत है इन सब चीजों पे काम करने की। किस तरह से संगठन पर और बुनियादी चीजों पर सीधे पब्लिक से संवाद, इन सब चीजों पे अगर काम नहीं किया जाएगा तो कोई भी दल हो वो जाहिर सी बात है पब्लिक की जनहित अपेक्षाओं पर उतना या उनसे सीधे जुड़ा हुआ अपने आप को नहीं पाएगा। ठीक है राशिद, आपके पास आऊंगा मैं, और जरा इस बात को बताने की कोशिश कीजिए दर्शकों को कि क्या अब चुनाव से ठीक पहले 3 महीने पहले तैयारियां शुरू कर देने से काम नहीं चलेगा, जिस तरीके से अन्य पार्टी कर रही है, जिस तरीके से बीजेपी इलेक्शन मोड में नजर आती है पूरे साल, पूरे 5 साल, और ऐसे में कहीं ना कहीं उसकी रणनीति तैयार रहती है और वो लोगों से जुड़ाव रखती है किसी ना किसी आयोजन के थ्रू। तो ऐसे में अब पार्टियों को भी कुछ नई रणनीति बनानी पड़ेगी, नई स्ट्रेटेजी लानी पड़ेगी जिससे वो बीजेपी से मुकाबला कर सके, क्योंकि बीजेपी अब हर जगह बहुत मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और अब उसका जो अगला टारगेट है वो इसी साल के अंत में 3 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। दूसरी बात, 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी फिर से इलेक्शन मोड में। आपको बताना चाहूंगा निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य रहा है कि वो एक चुनाव जीतने के बाद में दूसरे चुनाव के लिए वो तैयारी करने लगती। आपको बता दें विपक्ष में यही एक चीज देखने की कमी मिली है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तैयारी तो बहुत की, जाति समीकरण बनाने की कोशिश की और बनाया भी, लेकिन कहीं ना कहीं ये देर कर दी, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष उत्तर प्रदेश में दिखना चाहिए उस तरह से विपक्ष उत्तर प्रदेश में नहीं दिखा। जब 69,000 शिक्षक भर्ती लाठी खा रहे थे उस वक्त विपक्ष नहीं दिखा। कहीं ना कहीं किसानों का मुद्दा हो उसको बहुत उठाने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया कि हमारे पास रणनीति। कहीं ना कहीं देखिए उन्होंने लाभार्थी जो थे, जो योगी सरकार में 5 साल कार्यकाल में जो काम हुए थे, चाहे शौचालय की बात कर ली जाए, चाहे आवास की बात कर ली जाए, चाहे बिजली को लेकर बात कर लीजिए, और सबसे बड़ा मुद्दा ये था कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं सुधार हुआ था। जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में गई और इसका नतीजा मिला। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का ये इतिहास है कि 37 सालों के बाद में दूसरा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा भारतीय जनता पार्टी में। 37 साल का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ा। और दूसरी बात आपको बता दूं कि जो ये परंपरा चली आई थी कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता है वो दोबारा चुन के नहीं आता है। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बराबर नोएडा गए, उन्होंने दौरा किया और उसके बाद में एक बार परसेंट बहुमत की सरकार बना के फिर उत्तर प्रदेश में 5 साल के लिए काबिज हो गए। लेकिन विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती है, जहां एक तरफ अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी लंबे अरसे के बाद में जिस तरह से निकल के आई थी चुनाव से 6 महीने पहले, अगर आप फील्ड में आते हैं बिल्कुल राशिद, जिस तरीके से 2012 की अगर बात की जाए तो 29% वोट मिला था और सरकार बना ली थी समाजवादी पार्टी ने। इस बार जो वोटिंग परसेंटेज था 32%, 2017 के मुकाबले अगर बात की जाए तो 10% से ज्यादा मिला, लेकिन इतनी सीटें नहीं मिली। 125 पर सिमटना पड़ा समाजवादी प्लस को। सीधा रुख करना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ धर्मेंद्र वाजपेयी का। धर्मेंद्र वाजपेयी जी, क्यों ना माना जाए कि लोग कह रहे थे सत्ता विरोधी लहर है, लेकिन यहां तो सत्ता की लहर निकल आई, प्रो इनकम्बेंसी देखने को मिल गई। एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी। दूसरी चीज, आरएलडी से जो गठबंधन किया वहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या वोट ट्रांसफर नहीं हुआ? किसानों का मुद्दा नहीं चला? कहीं ना कहीं किसानों का मुद्दा उठा रहे थे। सोम जी, पहले तो मैं आपकी जो आपने पहला प्रश्न किया है मैं उसका जवाब दूंगा जी। आपने बोला पिछले बार समाजवादी पार्टी जब सरकार बनाई थी 29% वोटों में बनाई थी, उस समय वोटों का ध्रुवीकरण हुआ था। आप देखिए ना, इस बार जो चुनाव हुआ है प्रो इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, तो इस बार के इलेक्शन की खास बात देखिए कि बसपा और कांग्रेस, ये जो इनका वोट था ये कहाँ गया? ये सीधे सीधे वोट, इस वोट से सबसे ज्यादा अगर बसपा के वोट में सेंधमारी कोई कर पाया है तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जो उसकी योजनाएं थी, लाभार्थियों की सूची जो थी, और जो आपकी ई श्रम कार्ड के माध्यम से हो या राशन के माध्यम से हो, अन्य जो आपके रेहड़ी ठेड़ी वाले हैं इनको त्वरित राहत योजना, छोटे छोटे लोन के जरिए इनके माध्यम से जो उन्होंने डेटा तैयार किया था उसके माध्यम से एक सूची बनाई और प्रॉपर उस पर इन्होंने काम किया है।
तो ये बड़ी प्लानिंग थी और इसके साथ अपनी प्लानिंग में इन्होंने लगभग पूरी तरह से कामयाब हुए हैं। इस बार जो चुनाव रहा है सीधे सीधे दोनों बाई पोल इलेक्शन रहा है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में वोटों का ध्रुवीकरण हुआ ही नहीं है। जो भी चीजें रही हैं वो बराबर से बटी हैं। चुनाव को कोशिश करी गई, शुरुआत से लेकर के आखिरी तक प्रयास किए गए, अगड़ा बनाम पिछड़ा और तमाम तरह के मुद्दे हैं, लेकिन जो मतदाता था उसने सारी चीजों को भापा और आखिरी दम तक वोट। अरे इस बार इतना चुनाव में एक जो चीज देखने को मिली कि जो मतदाता था वो शांत था बिल्कुल। आखिरी समय चुनाव के ये सारी चीजों पे एकदम से चुनाव का जो निर्णय हुआ है और मतदाता का जो टर्नआउट हुआ है वो वाकई में अगर देखा जाए तो मतलब चौंकाने वाली चीजें हैं। जिस हिसाब से लग रहा था किसान का मुद्दा है और एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं पश्चिम है और आधे प्रदेश में कहीं ना कहीं सत्ता के विपरीत ज्यादा दिख रहा था, वो सही तरीके से उस तरीके से उसका लाभ समाजवादी पार्टी नहीं ले पाई है। वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं उसका जो भी था सारी चीजों का जो डैमेज कंट्रोल कहेंगे उसको, वो भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी तक अपने 7वें चरण तक उस पर कामयाब रही है डैमेज को कंट्रोल करने में, चाहे किसान आंदोलन क्यों ना हो। ठीक है, राशिद आपका रुख करना चाहेंगे। 11 मंत्री हार गए इनके, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हार जाते हैं। बड़ी बात देखने वाली यह है कि ऐसी स्थिति में अगर उत्तराखंड की बात करें तो खुद सीएम हार गए वहां पर, अगर पंजाब की बात कर ले चन्नी हार गए। इस बार जो पब्लिक का मूड था, जो रुख था, वो क्या था इस बार किसी राजनीतिक दल को पता नहीं चला। आप भी विधानसभाओं में गए हैं, लोगों से आपने बात की तो मुद्दों की जब बात आती थी लोग कहते नजर आते थे महंगाई, पेट्रोल 100 के आसपास है, हालांकि बाद में एक्साइज ड्यूटी उसमें कम कर ली जाती है और पेट्रोल की कीमत 100 के अंदर आ जाती है। लेकिन यह एक मुद्दा था, बेरोजगारी एक मुद्दा था। कहीं ना कहीं पूर्वांचल के जो लोग हैं अपने घरों को छोड़ करके पलायन कर जाते हैं रोजगार के लिए, महाराष्ट्र चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, अन्य राज्यों में जाते हैं, अन्य जिलों में आते हैं। ऐसे में वो मुद्दा देखने को कहीं नहीं मिला और बीजेपी को फिर से एक बार इतनी बड़ी जीत मिल गई। जी ये बात है, ये इससे पहले भी मैंने कहा डिबेट में ये बात कही है कि कहीं ना कहीं जब मैं विधानसभाओं में गया, मैंने दौरा किया तो वहाँ मुद्दे थे, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे छोटा जानवरों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, कई मुद्दे सामने आ रहे थे। लेकिन जनता इस बार बिल्कुल खामोश थी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई, जो कोरोना काल से लेकर अब तक के राशन वितरण का काम किया गया, फ्री राशन दिया गया, राशन के साथ में चना है, तेल है, ये सब फ्री दिया गया। कहीं ना कहीं ये लाभार्थी जो एक बड़ा कमेटी बन गई और जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा पहुंचाए। लेकिन जिस तरह से एक बात और बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा साल के 365 दिन चुनाव मूड में रहती है। एक चुनाव जीतने के बाद दूसरा चुनाव, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो गया, लेकिन नगर निगम का चुनाव आने वाला है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी रही है कि हम बड़े चुनाव हो या छोटे चुनाव है, पूरे चुनाव का जो भी समीकरण होता है एक जैसा बनाते हैं। कहीं ना कहीं वो पार्षदी का, नगर निगम का चुनाव वैसे लड़ते हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव। देखिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से ही निकल के दिल्ली का रास्ता जाता है। लोकसभा चुनाव 2024 में है, कहीं ना कहीं 22 के बाद में 24 की तैयारी होना शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दें जो मुद्दे थे तो कहीं ना कहीं मुद्दे कहीं दिखे नहीं है। इसका मतलब जनता योगी आदित्यनाथ की सरकार, राशिद या तो मुद्दे दिखे नहीं या फिर लोगों ने समझा है कि कानून व्यवस्था पर उन्हें वोट देना है, क्योंकि लगातार पीएम मोदी और योगी, सीएम योगी लगातार घेरते नजर आ रहे थे विपक्षियों को और हमलावर नजर आ रहे थे अपने मंचों से। साफ तौर पर वो कह रहे थे कि अगर हम हटते हैं तो फिर जो दूसरा दल आएगा या समाजवादी पार्टी आएगी तो फिर वो कहीं ना कहीं पहले जैसी स्थिति में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो दंगों का जिक्र करते थे कि 2012 से 2017 के बीच में 700 दंगे हुए और हमारी सरकार में इस 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। हमने किसी भी तरह के लोगों पर अगर कोई अपराधी है तो उसके साथ उसके खिलाफ कार्रवाई की है, माफिया छोड़ रहे हैं राज्य। तो ऐसे में धर्मेंद्र वाजपेयी जी आपका रुख करना चाहूंगा, तो क्या इन मुद्दों पर लोग निकले हैं वोट डालने के लिए? और साथ ही साथ एक चीज और भी यहां देखी गई है, अखिलेश यादव लगातार अपने मंचों से एक चीज कह रहे थे, जहां पर भी वो जाते थे महंगाई का मुद्दा उठाते थे, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते थे, साथ ही साथ यह भी कहते थे कि यहां पर जो अगड़ी जाति यानी वो ब्राह्मणों की बात करते हुए नजर आते थे। साथ ही साथ हाथरस से लेकर के कानपुर के बिकरू कांड का जिक्र करते हुए नजर आते थे, लखीमपुर खीरी का जिक्र करते हुए नजर आते थे। तो ऐसे में जनता ने इनके दावों और वादों पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि कई जो इनकी भर्तियां रही वो अदालत में अभी लंबित है मामले।
जी अगर पिछली समाजवादी पार्टी की तुलना पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार से करी जाए तो कहीं ना कहीं पिछली सरकार जो रही भारतीय जनता पार्टी उसको उससे बेहतर जन सामान्य पाता है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, भर्तियों की बात हो। भले ही जो भर्तियां रही हैं वो कहीं ना कहीं कोड के या तकनीकी जो पचड़े होते हैं, विधिक जो पचड़े होते हैं उसमें फंसी रही हो। जो चीजें तो रही हैं पिछली सरकार की समाजवादी पार्टी से तत्कालीन जो भारतीय जनता पार्टी रही उससे कंपेयर में कहीं ना कहीं उससे बेहतर ही जन सामान्य ने उसको पाया है। इसीलिए जो अपना निर्णय है या अपना जो मत है वो वर्तमान सरकार को अपन दोबारा लाने के लिए उसने दिया है। ठीक है राशिद, आपका रुख करना चाहूंगा। 2017 से 2022 तक पहली सरकार रही बीजेपी की, अब बीजेपी 2 आने वाली है। लेकिन बीजेपी 1 में जिस वक्त कोरोना फर्स्ट वेव आई थी, लोग बहुत घबराए हुए थे, लोग परेशान थे, वैक्सीन नहीं थी। फिर सेकेंड वेव आ जाती, उसमें ऑक्सीजन का इतना ज्यादा वो कालाबाजारी होती है, ऑक्सीजन नहीं लोगों को मिलती, जिसमें कई बुजुर्गों की मौत हो जाती है, कई लोगों की जानें उसमें जाती हैं। और फिर थर्ड वेव अभी ओमिक्रॉन की आई थी। लेकिन इन सब के बीच WHO ने भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी कि उत्तर प्रदेश से सीखा जा सकता है कि इतना बड़ा राज्य, 25 करोड़ की जनता, और वहां पे मैनेजमेंट किया जा रहा है। हम लोग 107वें नंबर के आसपास हैं अगर विश्व की बात की जाए, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं। और जो धड़ाम हो गए थे देश, वो टॉप 10 के थे, वो भी उनकी स्वास्थ्य सेवाएं धड़ाम हो गई थी। तो ऐसे में उसका असर नहीं देखने को मिला। हालांकि लोग बहुत कुछ कहते नजर आए हैं राशिद, और आप लगातार कवर करते रहे हैं उस दौरान भी। तो लोगों के मन में वो कोरोना काल का भी कोई मतलब उनको डिगा नहीं पाया और बीजेपी के पक्ष में वोटिंग हुई। रायसी देखिए, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी। और बाहर देशों की अगर बात कर ली जाए, जो हमसे ज्यादा बेहतर देश हैं जहाँ पे स्वास्थ्य विभाग वहाँ पे बहुत ही बेहतर काम कर रहा है। लेकिन ऐसे में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से देखिए, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, इस राज्य में जो पहली वेव आई तो योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 बनाई और उसके साथ लगातार मीटिंग की और कहीं ना कहीं कोरोना फैलने से लोगों को बचाने का काम किया। बाहर से जो मजदूर आ रहे थे, श्रमिक आ रहे थे, उनको भी लाने का काम। देखिए, कहीं ना कहीं इतनी बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है तो व्यवस्था थोड़ी चरमराई थी। लेकिन अगर बात की जाए तो कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से काम किया, लोगों को घर घर तक राशन पहुंचाया, दवाई पहुंचाई, और बीजेपी सरकार ने जिस तरह के काम किए, आपको बता दें सेकंड फेज जब आया था तो बहुत सी मौतें हो गई थी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है, लोगों मानने को लोग तैयार नहीं होते, किस तरह से विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा था। और अगर बात कर ली जाए तो अखिलेश यादव भी वैक्सीन को लेके कह रहे थे कि योगी वैक्सीन है, लेकिन इतने कम समय में अगर उत्तर प्रदेश जिस तरह केंद्र से प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीनेशन पे काम किया और उत्तर प्रदेश में वैक्सीन दी, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये समझिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह वैक्सीनेशन हुआ, कहीं ना कहीं उसका भी फायदा हुआ है। देखिए, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई और वो घर वाले भी ये समझ रहे थे कि जिस तरह ऑक्सीजन की कमी, आप खुद ही जान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह की, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बहुत लंबे समय के बाद में आए थे, भारतीय जनता पार्टी लंबे समय के बाद में उत्तर प्रदेश में आई थी, तो जो अर्थव्यवस्था थी उसको सही कर रहे थे, स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं थी उनको लगातार सही की जाए, ऑक्सीजन की जो कमी थी उस कमी को भी योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया। लेकिन जिस तरह से कहीं ना कहीं व्यवस्था थोड़ी चरमराई तो उस पर एक्शन भी लिया गया और कहीं ना कहीं जनता इससे भी खुश हुई, क्योंकि जो दुनिया में हालात देखे जा रहे थे कोरोना काल में, लेकिन उस तरह से उत्तर प्रदेश में नहीं देखे। देखिए, अभी बता दें ओमिक्रॉन जिस तरह से आया था और डेल्टा वायरस का लोग घबराए हुए थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 बनाया, उसके बाद में बिल्कुल मिलाकर के देखा जाए लोगों के जहन में वो ये मुद्दा कोई नहीं था। जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा था स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के उत्तर प्रदेश की अगर बात करें हम तो सीधा रुख करूंगा धर्मेंद्र वाजपेयी जी का वरिष्ठ पत्रकार है। धर्मेंद्र जी, तो फिर क्या चाचा शिवपाल को अच्छे से उपयोग नहीं कर पाई? जहां जहां उनको ले जाना था मंचों पर वहां अखिलेश यादव नहीं ले गए, या जो वरिष्ठ नेता थे उनकी अनदेखी की गई टिकट वितरण को देखते हुए। कई और जो पार्टी छोड़ करके लोग आ रहे थे, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर ले, ओम प्रकाश राजभर की बात कर ले, जैसे उन्होंने गठबंधन किया और स्वामी प्रसाद मौर्य तो समाजवादी पार्टी में आ गए, हालांकि हार गए वो, लेकिन उनको टिकट देना और अपनी पार्टी के जो नेता हैं उनको टिकट ना देना, कहीं ये भी उनके लिए नुकसान दे रहा है?
अपने सवालों के सामने कई चीजें थी पिछली बार को देखते हुए। जो एक धारणा बनी थी, एक तो उनकी जाति को लेकर के, परिवार को ले परिवारवाद की, तो उस मिथक को तोड़ने के लिए अपने कहीं ना कहीं अपने परिवार को या जो भी उनके परिवार के जो लोग थे और जो उनके जाति लोग थे उनको थोड़ा दूरी बना करके उन्होंने रखी, एक मैसेज देने की कोशिश करी और परिवार वालों का जो थप्पा लग रहा था उनके ऊपर, उससे भी थोड़ा ऊपर उठ करके उन्होंने काम करने की प्रयास किया। लेकिन अगर उसके साथ देखा जाए तो दूसरी तरफ जो इनके साथ के लोग थे, स्टार प्रचारकों में अखिलेश के अलावा कहीं कोई दूसरा या तीसरा नेता प्रचार करते हुए रैलियों में नहीं देखा गया। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ में राष्ट्रीय स्तर के जो इनके स्टार प्रचारक तो थे ही, प्रदेश के और अन्य प्रदेशों से भी स्टार प्रचारक पूरे प्रदेश में घूम घूम करके इन्होंने अपना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ में प्रधानमंत्री मोदी की जाने कितनी रैलियां हुई, जनसभाएं हुई, रोड शो हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो रणनीति थी वो रणनीति पूरी तरीके से पुख्ता और फुल प्रूफ जिसको कहेंगे, फुल प्रूफ थी। और वो फुल प्रूफ जो प्लानिंग थी और रणनीति थी वो कहीं ना कहीं कामयाबी है। और अखिलेश का जो चुनाव का ओवर कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, ये भी कहीं ना कहीं इनके लिए घातक हुआ है। हालांकि अगर देखा जाए तो पिछली बार की बजाय जहाँ पे ये हारे हैं वहां पर भी पिछली बार की बजाय जो मार्जिन था, मार्जिन ऑफ वोट था, वो पहले से बेहतर हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है, इसको इलेक्शन मिसमैनेजमेंट ही कहा जाएगा। ठीक है, इसको पूरी तरीके से मैनेज करने में नाकामयाब रहे। ठीक है धर्मेंद्र जी, एक बात और आपसे जानना चाहूंगा, इसका भी थोड़ा विश्लेषण कर दीजिए। जिस तरीके से कांग्रेस अपने आप को सामने प्रोजेक्ट कर रही थी, प्रियंका गांधी साफ तौर पे कहती चली आ रही थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उसके बाद एक तरफ से लगा कि 40% जो टिकट वितरण है वो महिलाओं को टिकटें दी गई, अब कहीं ना कहीं महिलाएं जुड़ेंगी। लेकिन जब देखा गया तो महिलाएं तो घर से निकली है वोट डालने के लिए, लेकिन जो सर्वे है वो ये कह रहे हैं कि वो जो वोटर्स थे वो बीजेपी के लिए आए थे बाहर, घर से बाहर अगर महिलाएं निकली थी उन्होंने बीजेपी को वोट किया। तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की जो सोच थी, जिस तरीके से प्रोजेक्शन था, जिस रणनीति से आगे बढ़ रही थी, वो फेल होती नजर आई। और जिसके चलते आज कांग्रेस की स्थिति यह है कि सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें 403 में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इकाई का आंकड़ा, इकाई का आंकड़ा, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी। देखिए कहते हैं ना कि भाजपा ने वो काम किया है कि किसी भी लाइन को खत्म करने के लिए आप उससे बड़ी लाइन खींच दीजिए। तो आज तो भाजपा ने वो मुकाम पा लिया है, खुद को इतना बड़ा कर लिया है कि उस लाइन को खत्म करने के लिए बड़ा मैनेजमेंट और बड़ी रणनीति। और सही मायने में तो अगर देखा जाए, जो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही रास्ता जाता है दिल्ली का, तो जिस प्रदेश का मुखिया ही वहां की कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं अपने आप को चेहरा या कोई ठोस तरीके से अपनी रणनीति नहीं दे पाता है, तो जाहिर सी बात है प्रदेश अध्यक्ष का आप उस पार्टी के रिजल्ट देख सकते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से पूरे 5 सालों में अगर विपक्ष के नेता के रूप में जमीनी स्तर तक कोई संघर्ष करता नजर आया है या रिकॉर्ड बनाया है किसी ने भी, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने बनाया है। लेकिन दूसरी तरफ जो फुल प्रूफ प्लान जिसको मैंने कहा, कोई रणनीति ना होना, जो इनका राष्ट्रीय नेतृत्व है, बीच बीच में गायब हो जाना, स्थायी रूप से कोई कैंडिडेट प्रदेश में कहीं स्वयं अगर देखिए कांग्रेस को पुनः मुख्य धारा में आना है या कहीं ना कहीं लोगों को तक अपनी पहुंच बनानी है, तो उसके लिए जमीनी स्तर पर संगठन महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि भाजपा की सबसे जो पुख्ता रणनीति है वो हर गली में पन्ना प्रमुख के माध्यम से उसकी पहुंच है। इसके अलावा उसकी जो योजनाएं हैं, लाभार्थी को और सीधे जो डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम प्लानिंग जो भी रही है कांग्रेस सरकार की रही है, लेकिन आज उस पर अगर पूरी तरीके से काम हो पा रहा है, कोई कर पा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी कर पा रही है। तो इसके इस मेथड को तोड़ने के लिए, इनसे लड़ने के लिए जो प्लानिंग है वो उसे प्रॉपर काम करना होगा और पूरा समय देना होगा। दिल्ली से बैठ करके या इस बीच में इलेक्शन के समय पर या मौकों पर आकर के ये अगर सोचे नेता कि नहीं हम जब हमारा मौका होगा तो हम जाकर के वहां पर इलेक्शन के समय वो अपना काम करेंगे और चले जाएंगे, जाकर दिल्ली में अपना वो कर लेंगे, तो अब वो समय नहीं है। अब जो रिचेबिलिटी है, कनेक्टिविटी है हर परिवार से, आज के समय में बीजेपी के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि सीधे
हर घर परिवार से उसका संवाद है। कार्यकर्ता लगभग, खासकर महिलाओं में अगर आप हर दूसरे या तीसरे घर में पाएंगे तो क्रेज है जी। धर्मेंद्र चीज है। धर्मेंद्र जी, एक बात यहाँ समझनी होगी कि अब नई तरह की राजनीति की जरूरत है कुल मिलाकर के। अब ऐसे काम चलने वाला नहीं है सोशल मीडिया पे कि आप दिल्ली से आए, एक चक्कर लगाया और चले गए। अब वो कुछ नहीं होना। बिल्कुल 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 ठीक है, राशिद आरिफ हमारे साथ, उनका रुख करना चाहूंगा। राशिद, जिस तरीके से एक पार्टी को तो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो बीजेपी ने बिल्कुल पीछे कर दिया है, बसपा की हम बात कर रहे हैं। और जब बसपा ने अपना चुनावी अभियान शुरू किया था, बहन जी बाहर निकली थी, तो 2 फरवरी को पहली उन्होंने जनसभा की थी। ये बहुत देर था, बाद में अखिलेश ने उन पर लगातार तंज कसा कि बीजेपी की भी टीम है। तो कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि अगर आपस में ही जिस तरीके से 2019 में एक साथ चुनाव लड़े थे बुआ और बबुआ, लेकिन 2022 आते आते इस तरीके की टक्कर हो गई कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी को अगर सीटों की जरूरत पड़ेगी तो बसपा देगी। तो ऐसे में क्या अब इस तरह की बयानबाजी से, क्योंकि अपना घर नहीं संभाल पा रहे थे अखिलेश यादव, लेकिन ये दूसरे के घर में जरूर कह रहे थे कि ये बीजेपी की बी टीम है। देखिए ओम जी, आपको बताना चाहूंगा कि 2022 का जो चुनाव हुआ है, कहीं ना कहीं जिस तरह से सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो बीएसपी का हुआ है, क्योंकि मायावती ने बहुत देर कर दी थी और ये बात बराबर मीडिया कर्मी भी उठा रहे थे, हम लोग ने भी उठाई थी और जेएमडी न्यूज ने लगातार इस बात पे चर्चा भी की थी कि बहन जी जो है 2022 चुनाव में एकदम पीछे हैं और कहीं निकल नहीं थी। कहीं ना कहीं इससे आपको बता दें कि जो उनका दलित वोटर भी था तो वो भी कहीं ना कहीं उनका साथ छोड़कर बीजेपी में चला गया, जिससे अखिलेश यादव का बड़ा नुकसान हुआ। देखिए 2022 अगर चुनाव की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर की जिस तरह से बात चल रही थी कि मुस्लिम का रुझान का है, तो मुस्लिम वोटर ने तो समाजवादी पार्टी में वोट किया। 80% मुस्लिम का जो रुझान था वो समाजवादी की तरफ था। लेकिन अगर दलित की बात की जाए, ओबीसी की बात की जाए, यादव जाटलैंड कहा जाता था, लेकिन वहां से भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत जीती और साबित कर दिया कि जाटलैंड में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। तो अखिलेश यादव भी अब ये रणनीति बनाने के जैसे उन्होंने ट्वीट किया और जिस तरह से उनको बढ़त मिली है उस पर भी उन्होंने जनता को धन्यवाद दिया, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लड़ने के लिए इनको एक नई रणनीति बनानी पड़ेगी और लगातार इनको जनता के बीच में रहना पड़ेगा। जी हाँ जी, ठीक है। धर्मेंद्र वाजपेयी हमारे साथ है, उनका रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र जी, तो क्या मान लिया जाए असल मुद्दों पर लड़ाई नहीं होगी? अब लड़ाई में जिस तरीके से ध्रुवीकरण की कोशिश होती है, बयानबाजी होती है, तमंचावादी कोई किसी को कहता है, कोई किसी को चिलमजीवी कहता है, गर्मी आ जाती है, फिर चर्बी उधेड़ लेने की बात होती है, फिर भर्ती आ जाती है, वहां पर सीधे सीधे कहा पाकिस्तान का जिक्र हो जाता है, जिन्न बाहर आ जाता है, फिर गन्ना आ जाता है, पोस्टर वॉर शुरू हो जाती है। तो ये सब इस दौर में बहुत कुछ देखने को मिला। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा अवध की सीटों की ओर, तो अखिलेश यादव आ गए, राम और कृष्ण पे भी आ गए, सॉफ्ट हिंदुत्व पे भी उन्होंने खेला। और जब आगे चुनाव बढ़ता है पूर्वांचल की ओर, तो फिर वो विकास के मुद्दे की बात करने लगते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, कहीं ना कहीं महंगाई की बात करते हैं, और जो जमीनी मुद्दे हैं उनकी बात करते हुए नजर आते हैं। तो क्या हर चरण के हिसाब से पहले से माइंड सेट था अखिलेश यादव का? धर्मेंद्र जी, चलो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हम राशिद का रुख करना चाहेंगे। राशिद, जिस तरीके से चरणबद्ध तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहा था उत्तर प्रदेश का, उस तरीके से क्या पहले से माइंड सेट था? क्या कुछ स्ट्रैटेजी होगी? पहले और दूसरे चरण में ध्रुवीकरण की कोशिश की गई, उसी तरह तीसरे चरण में भी ध्रुवीकरण की कोशिश, क्योंकि 40 सीटें ऐसी थी जहां पर यादव लैंड था, जाट के बाद फिर यादव लैंड पर निगाह थी सबकी। हालांकि उतना अच्छा अखिलेश कर नहीं पाए, वहां भी बीजेपी अच्छा कर गई। फिर जैसे जैसे अवध की सीटें, बुंदेलखंड और तराई क्षेत्रों की सीटें आई, वैसे वैसे वहां पर सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हुए अखिलेश नजर आए। फिर जैसे ही पूर्वांचल पहुंचते हैं तो वहां पर फिर असल मुद्दों की बात शुरू हो जाती है। तो ऐसे में क्या एक स्ट्रेटेजी बना के रखी थी अखिलेश यादव ने, और उधर बीजेपी की भी स्ट्रेटेजी थी कि उन्हें किस तरीके से जवाब देना है। तरह से चुनाव की रणनीति बनाई गई थी, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरह से अगर बात कर लीजिए पश्चिम में, तो वहां पे जो उनका गठबंधन था आरएलडी, उन्होंने वहां पे उनके जो किसानों के मुद्दे से लगातार उनको उठाया और धीरे धीरे जैसे ही चुनाव बदलता चला गया, पूर्वांचल में जब आया तो पूर्वांचल में उन्होंने
छुट्टा जानवर का मुद्दा उठाया, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी घेरने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं चरण बदलते चले गए, मुद्दे और राजनीति बदलती चली गई। लेकिन जो अखिलेश यादव का जाट लैंड था, जिस तरह से उनको ये उम्मीद थी कि यादव लैंड है, जाट लैंड है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत मिलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वहां से अच्छा रिस्पांस मिला, बड़ी जीत मिली और आज उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी 5 साल के लिए फिर काबिज हो गई। आज योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्यपाल से मुलाकात की है और अपना जो है इस्तीफा दिया था, क्योंकि नई सरकार आने वाली, बिल्कुल नई सरकार के गठन के लिए उन्होंने अब इस्तीफा दिया है। आगे के मंत्रिमंडल विस्तार के लिए चर्चा के लिए दिल्ली भी जाएंगे। हालांकि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो गुजरात दौरे पर हैं, 2 दिवसीय दौरे पर हैं। राशिद, आपका शुक्रिया करूं उससे पहले मैं लास्ट कमेंट धर्मेंद्र वाजपेयी का लेना चाहूंगा। वरिष्ठ पत्रकार है धर्मेंद्र जी, क्या अब राजनीति के नए आयाम देखने को मिलेंगे या नए आयामों को गढ़ने की जरूरत है उत्तर प्रदेश में, तभी पार पा पाएंगी बीजेपी से कोई भी दल? चलिए, धर्मेंद्र वाजपेयी जी से हमारा संपर्क टूट गया है। आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राशिद, आपका भी शुक्रिया और इस पर चर्चा करने के लिए। तो सीधी सी बात है कि अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पैठ बना ली है और ऐसे में बीजेपी 2 बहुत जल्द शपथ लेने वाली है और ऐसे में नए मंत्रिमंडल का विस्तार, नए मंत्रिमंडल की चर्चा होगी, नया मंत्रिमंडल बनेगा और जिसको लेकर के अब दिल्ली में योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह वो दिल्ली पहुंचेंगे और ये बहुत जल्दी मीटिंग होने वाली है। हालांकि आज ही होनी थी लेकिन अब शायद थोड़ा डिले होगा और उस पर चर्चा होगी कि आखिरकार किसको उप मुख्यमंत्री बनाना है और किसको कौन सा पद देना है और किसको मंत्री पद से नवाजा जाएगा। ये हालांकि बाद में मालूम चलेगा, लेकिन अब बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने की ओर है। फिलहाल सीधा सवाल में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। मैं कहती हूँ महिलाओं को सशक्त बनाओ, महिलाओं को खड़ा करो। नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। आपकी सेवा करने में हम पिछले 5 साल से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News।